वक्त तो चला है खबर को समझने का। सबसे पहले बात जेपी की जयंती के बहाने सियासत ही करते हैं तो मंगलवार को जेपी का गांव सिताब दियारा सियासत के केंद्र में होगा। 20 दिनों के भीतर दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जेपी की जयंती पर नागालैंड का रुख करने वाले हैं। सियासत की क्या है तैयारी, पहले देखिए फिर समझिए कि जेपी की जयंती पर अमित शाह के दौरे के मायने क्या है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नागालैंड प्लान क्या है। भारत माता की, भारत माता की। मंगलवार को जेपी की जयंती है, सियासत भी तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। वंदे वंदे वंदे। जेपी की जयंती पर सिताब दियारा में अमित शाह बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए मंच भी तैयार है। जेपी की जयंती के दिन एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेपी के गांव पहुंचेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी के कर्म क्षेत्र नागालैंड में उनकी जयंती मनाएंगे और फिर बिहार आकर जेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी के बहाने जेपी की विरासत का दावा पुरजोर है। जेपी के तथाकथित नकली चेले जयप्रकाश जयंती मनाने का स्वांग रचना नाटक करना बंद कर दें, चाहे वो मणिपुर में मनाए, चाहे वो सिताब दियारा में मनाने का स्वांग रचे। जयप्रकाश जी तो भ्रष्टाचार, वंशवाद और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूका था और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आवे उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेपी को सिर्फ उनका नाम एक दिन ले लेने से थोड़े जेपी का विचार या उनके रास्ते के अनुकूल कुछ एक्शन होता है। जाहिर है जेपी जयंती के बहाने सियासत चरम पर है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जेपी के नाम पर सियासत हो रही है, जबकि मुद्दे गौण हैं। कैसे विकास होगा, बिहार में किस तरह से विकास की बात होगी, इस पर कोई दल आगे बढ़ करके नहीं बोल रहा है। अब सिर्फ जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर के ही पिछले कुछ दिनों से कवायद चल रही है और उसमें इसी पर ही राजनीति अब देखिए केंद्रित हो गया है। यह अजीब सी परिस्थिति बिहार में देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार हैं और वो जा रहे हैं वहाँ नागालैंड। वो कम से कम उनको बिहार में रह करके ही वो करते तो बेहतर नजर आता। दरअसल बिहार में जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह का पूरा फोकस बिहार पर है। यही कारण है कि अमित शाह 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले 23 और 24 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल पहुंचे थे। बहरहाल अब निगाहें टिकी हुई हैं पटना से लेकर सिताब दियारा और नागालैंड तक। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार और पटना से आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि जेपी की जयंती के नाम पर सियासत चरम पर क्यों है। तो 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती और जेपी की जयंती के मौके पर अमित शाह बिहार आ रहे हैं। उम्मीद यह है कि अमित शाह छपरा की रैली से महागठबंधन पर तीखा हमला करेंगे। नीतीश कुमार और लालू यादव संपूर्ण क्रांति में जेपी के शिष्य हुआ करते थे। संपूर्ण क्रांति कांग्रेस सरकार के खिलाफ छेड़ा गया एक आंदोलन था और उस दौरान देश में आपातकाल भी लगाया गया था। बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार कांग्रेस आरजेडी के साथ चले गए हैं, तो अमित शाह इसी बात को केंद्र में रखते हुए नई सरकार को निशाने पर ले सकते हैं। अमित शाह यह संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से देश में आपातकाल लाने वाली कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार सत्ता में हैं। नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। कांग्रेस को साथ लेकर बीजेपी के खिलाफ नीतीश एक मेन फ्रंट बनाना चाहते हैं। सवाल है कि जेपी की विचारधारा का दावा करने वालों की यह कैसी सियासत। मंगलवार को 17 दिनों में बिहार में अमित शाह का यह दूसरा दौरा होगा। 23 और 24 सितंबर को अमित शाह बिहार दौरे पर थे। 17 दिन के अंतराल पर अमित शाह दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। मंगलवार को अमित शाह बिहार आ रहे हैं, लेकिन नीतीश नागालैंड जाएंगे। नीतीश कुमार इस वक्त महागठबंधन में शामिल हैं और आरजेडी और कांग्रेस के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की सियासी विचारधारा पर सवाल उठाया। सुनिए क्या कहा सुशील मोदी ने, फिर समझिए कि नीतीश जेपी की जयंती पर नागालैंड क्यों जा रहे हैं। जब भी बिहार दौरा होता है वो परेशान हो जाते हैं, वो तरह तरह की बयानबाजी करने लग जाते हैं
तो देखिए, जेपी पर अगर किसी का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी का है। नीतीश जी, आपने तो लालू से हाथ मिला लिया। जेपी का संकल्प था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, और आप उनके साथ गठबंधन में चले गए जो भ्रष्टाचार के 4 मामलों में सजा याफ्ता है, जिनके बेटे और राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले के अंदर चार्जशीटेड हैं। अब आप समझिए कि जेपी की जयंती पर नीतीश के नागालैंड दौरे के मायने क्या हैं। 1960 के दशक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के शांति मिशन के तहत नागालैंड गए थे। 1964 में जेपी ने नागालैंड में शांति बहाली की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जेपी के योगदान को आज भी वहां के लोग याद करते हैं। नीतीश कुमार इसी भावना को भुनाने जा रहे हैं नागालैंड। कहने को यह एक दौरा है, लेकिन नीतीश इसी दौरे से अपना सियासी तीर चलाएंगे और यह जताने की कोशिश करेंगे कि जेपी के असली शिष्य वही हैं। 2023 में नागालैंड में विधानसभा का चुनाव है और जेडीयू नागालैंड में चुनाव लड़ेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 5.6% वोट मिले थे। एक सीट पर जीत भी हुई थी। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा दमखम दिखाया, लेकिन आरजेडी में ही कई तरह की दरार साफ साफ दिखती है। रविवार को शुरू हुई रार सोमवार को और तीखी नजर आई। पार्टी के खुला अधिवेशन में तेज प्रताप नहीं आए तो श्याम रजक ने लालू प्रसाद से मुलाकात की। कल से लेकर आज तक क्या हुआ, इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। अपनी हुंकार से तेजस्वी आरजेडी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के खिलाफ ललकार रहे हैं। तो 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं 2024 के अखाड़े की, लेकिन अपनी ही पार्टी में खड़ी खाई पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी बानगी है ये खाली कुर्सी। ये कुर्सी लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की है। उदय नारायण चौधरी के बगल में तेज प्रताप यादव की कुर्सी लगी थी, लेकिन आरजेडी के खुले अधिवेशन में तेज प्रताप शामिल नहीं हुए। इस मामले पर जब तेजस्वी यादव से सवाल हुआ तो पहले तो जवाब में थोड़ी झिझक थी, लेकिन मजबूरन ये कहना पड़ा कि कंफ्यूजन था, अब सब ठीक है। देखिए, अभी मिल के गए हैं, कोई बात नहीं है ऐसी। देखिए, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, और ये पूरा जो हमको समझ में आया ये पूरा कंफ्यूजन का ही था। कुछ ऑडियो वायरल भी चला है। अब तेजी का से तो बात हुई नहीं है, उसमें तेजी तो दूर दूर तक नहीं था। क्या उनको बताया गया या ऑडियो में क्या बातें हैं, ज़्यादा हम लोग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो भी लगा कंफ्यूजन जो लगा वही था। सब ठीक है। अरे तेजी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, श्याम रजक जी भी सब ठीक है। दरअसल रविवार को दिल्ली में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। तेज प्रताप ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक पर गाली गलौज करने का संगीन आरोप लगा दिया। तेज प्रताप के मुताबिक उनके पीए ने श्याम रजक को फोन कर बैठक से जुड़े कार्यक्रम की जानकारी मांगी थी, जिस पर उन्होंने फोन पर पीए के साथ ही उन्हें भी गालियां दी। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का कौन श्याम रजक ने ऑडियो भी है, जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। आरजेडी के खुला अधिवेशन में तेज प्रताप नहीं आए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब ठीक है। उधर श्याम रजक ने भी लालू यादव से मुलाकात की। मुलाकात पर जब सवाल हुआ तो जवाब इतना मौन था कि उसके कई मायने निकल रहे हैं। सर, एक बार लालू जी से आज मिले हैं कल। हाँ सर, एक बार बता दीजिए। लालू प्रसाद यादव जी से आज मुलाकात हुई है। तेज प्रताप जी वाले मामले पे कुछ हुई बातचीत सर? तेज प्रताप यादव की खाली कुर्सी, श्याम रजक की खामोशी और जगदानंद सिंह की गैर मौजूदगी का जवाब सियासत तलाश रही है, जिसका जवाब देना आरजेडी के लिए फिलहाल आसान नहीं है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश सिंह की रिपोर्ट। खबर समझिए। दिल्ली में आरजेडी का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी के संबंध में लिए गए फैसलों और नेताओं के बयान से ज्यादा आपसी कलह के लिए चर्चा में रहा। एक तरफ जहां आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बैठक से दूरी बना ली,
तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक पर गाली गलौज करने का आरोप मढ़ दिया। तेज प्रताप यादव सोमवार को बैठक में शामिल नहीं हुए, मतलब साफ है कि तेज प्रताप नाराज हैं। श्याम रजक ने भी लालू से मुलाकात की लेकिन कुछ नहीं कहा, मतलब श्याम रजक भी खुश नहीं है। इधर खबर है कि जगदानंद सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और सूत्र बता रहे हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को कमान दी जा सकती है। तो जाहिर तौर पर आरजेडी में अंदरूनी खींचतान है जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी का खुला अधिवेशन हुआ। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों बीजेपी पर जमकर बरसे। दोनों ने साफ संदेश दिया, या तो बीजेपी के साथ रहिए या उसके खिलाफ रहिए, बीच वाले के लिए अब जगह नहीं है। लड़े के बा जीते के बा। जैसे छापा जाता है थाने पर वैसे छपाइया कर दिया जाएगा। या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए, ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। 10 अक्टूबर 2022 की तारीख, जगह दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम। तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी का खुला अधिवेशन हुआ और तालकटोरा से ही आरजेडी नेताओं ने 2024 की सियासी लड़ाई का ताल ठोक दिया। ये आने वाला जो 2024 का जो चुनौती है, हम लोग दिल्ली इसलिए आए हैं कि हम लोग तालकटोरा में ताल ठोकने के लिए आए हैं कि हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद हों या बिहार के डिप्टी सीएम और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, दोनों के निशाने पर रही बीजेपी। भाजपा के राज में हमको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लगता है कि इमरजेंसी हो गया और तानाशाही और देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। तेजस्वी ने तो ये तक कह दिया कि इस लड़ाई में या तो आप बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के साथ, बीच वाले के लिए कोई जगह नहीं है। आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए, ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। हालांकि तेजस्वी ने अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के साथ रहने वाली बात कही, लेकिन इशारों में बाकी दलों को भी ये संदेश दे दिया कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। नीतीश के मिशन और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लालू के बयान पर सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया और लिखा कि ये भ्रष्टाचार में डूबे परिवारवादी और अति महत्वाकांक्षी लोग मिलकर 2024 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के अंगद पांव हिला भी नहीं पाएंगे। लालू प्रसाद की पार्टी में रघुवंश प्रसाद सिंह के बाद जगदानंद सिंह को किनारे लगाया जा रहा है और दलित को अपमानित किया जा रहा है। ऐसी पार्टी खुद मूली की तरह उखड़ जाएगी। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। खबर आ रही कि कांग्रेस की राह कभी भी महागठबंधन से जुदा हो सकती है। कांग्रेस महागठबंधन में शामिल क्षेत्रीय पार्टियों के साथ दूसरे तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस में विलय करने की सलाह दे रही है। क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में हो जाना चाहिए विलय। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी का। असीत नाथ तिवारी का मानना है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सभी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की छतरी के नीचे आना ही होगा। बेहतर होगा कि क्षेत्रीय दल, ज्यादातर क्षेत्रीय दल कांग्रेस में अपना विलय कर लें। कांग्रेस की सलाह सहयोगी दलों को फूटी आंख नहीं भा रही है, तभी तो कांग्रेस नेता के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। महागठबंधन के बाकी दल बीजेपी को हटाने के लिए सबको साथ साथ चलने की दुहाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय की बात इन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। और इससे भाजपा के खिलाफ लड़ाई की जो भावना है वो भावना कमजोर पड़ती है। बिल्कुल गलत है, अनर्गल है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की अपनी अहमियत है, उसे भी नकारा नहीं जा सकता है। अब कौन लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। कांग्रेस में क्षेत्रीय दलों के विलय वाली बात ने बीजेपी को
मजा लेने का मौका दे दिया है। इन लोगों का जमीर कब जगेगा? इन लोगों का जमीर जगता नहीं है, ये जमीर सत्ता के लिए होता है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रशांत किशोर उनके पास जेडीयू का कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव लेकर आए थे और अब कांग्रेस के नेता ने वही बात दोहरा दी। कांग्रेस का ये नया फॉर्मूला महागठबंधन को मजबूत करता है या कमजोर, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में दुर्गा पूजा पर चल रहे थिएटर से शराब की बोतलें मिली। बीती रात थिएटर में हंगामा हुआ और मारपीट में एक बच्चे की मौत हो गई। जब न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची तो टूटी कुर्सियों के बीच शराब की बोतलें बरामद हुई। सवाल है कि थिएटर तक शराब कैसे पहुंची और वहां तैनात पुलिस क्या कर रही थी। दुर्गा पूजा के मौके पर सातनपुर में थिएटर लगाया गया था और ये उस थिएटर की तस्वीर है जहां पर एक बच्चे की पिटाई के दौरान मौत का मामला सामने आया है और यहाँ पे जो भगदड़ हुई, मारपीट की घटना हुई, उसकी तस्दीक ये तमाम चीज़ें कर रही है जो आपको तस्वीर में दिख रही है। तमाम जो कुर्सियाँ हैं उसकी स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे जो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो शराबबंदी वाले इस बिहार प्रदेश की है, ये शराब की बोतल थिएटर के अंदर की ये तस्वीर है जहाँ पे खुलेआम शराब का जो पीने का काम हो रहा था, जिसकी तस्दीक ये वीडियो में आप देख रहे हैं। और जो हालात है उस हालात को देख करके आप समझ सकते हैं कि हर जगह शराब के बोतल ही नज़र आ रहे हैं और चारों तरफ शराब ही बिखरे हुए हैं। जहाँ पे प्रशासन की अनुमति से ये थिएटर लगाया गया था और इतनी मात्रा में शराब के बोतल है। क्या कहेंगे, ये थिएटर में केवल शराब के बोतल ही दिख रहे हैं? सिर्फ शराब के बोतल है सर। क्या घटना हुई थी जो तोड़फोड़ हुई? यहाँ एक बच्चा को मर्डर हुआ। अच्छा। मरते मरते मार दिया गेट पर। शराब का बोतल अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि इस शराबबंदी वाले प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में शराब आखिर आए कहाँ से? प्रशासन के अनुमति से यहाँ पर थिएटर लगाया गया था। उसके बाद इस थिएटर की स्थिति देखिए जहाँ पे खुलेआम मारपीट की घटना हुई और इन टूटे हुए कुर्सियों के बीच में भी शराब के बोतल पड़े हुए हैं। और ये तमाम चीज़ें इस बात की तस्दीक कर रही है कि स्थिति यहाँ पर क्या हुई होगी जब हंगामा बरपा होगा और फिर एक बच्चे की जान इस हंगामे में चली जाती है। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं देखने के लिए और भारी संख्या में यहाँ पर उस वक्त करीब सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है जब वह बच्चा भी यहाँ मौजूद था और उसकी लोगों का आरोप है कि पीट कर हत्या कर दी गई। अब देखने वाली बात होगी कि इस शराब वाली थिएटर पर जो हत्या का अंजाम दिया गया है उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। गोपालगंज में गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी। सिद्धवलिया प्रखंड के आधा दर्जन गांव में पानी प्रवेश करने लगा। मंजरिया, अमरपुरा और शीतलपुर गांव बाढ़ के पानी से डूबने लगे। शीतलपुर मेहमदपुर मुख्य पथ पर बाढ़ का पानी घुटने भर होने से वाहनों का परिचालन भी बंद हो गया। एनडीआरएफ की टीम इन गांवों के लोगों से ऊंचे जगहों पर जाने के लिए अपील कर रही है। वहीं डीएम मॉनिटरिंग करते हुए टूटे हुए तटबंध की मरम्मत कराने में जुटे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।